Good morning to all of you. From today we will start the series of grammar, and in the series of studying grammar we will firstly study the first topic which is tense. ओके आज हम लोग ग्रामर की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और इस सीरीज में हम लोग सबसे पहले टेंस पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अ लुक ऑन द डेफिनेशन ऑफ टेंस. टेंस क्या है? टेंसेस टेल अस द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट और स्टेट ऑफ नाउन और प्रोनाउंस. नाउन्स और प्रोनाउंस, ठीक है. तो टेंस क्या है कि टेंस जो होता है वो क्या करता है, किसी भी एक्शन या इवेंट के समय को बताता है या फिर किसी भी नाउन या फिर किसी प्रोनाउन के स्टेट को बताता है. स्टेट मतलब क्या हो गया? स्थिति, ठीक है. स्टेट माने अवस्था. जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए इस एग्जाम्पल में कि माई ब्रदर टीच मी इंग्लिश. यहाँ पे एक एक्शन की बात हुई है और वो एक्शन क्या है? टीच, ठीक है. तो यहाँ पे ये जो हमारा टेंस है, ठीक है, ये हमें ये बताता है कि मेरा भाई मुझे इंग्लिश पढ़ाता है. और यहाँ पे ये जो एक्शन हुआ है ये प्रेजेंट टाइम का है. कब का है? प्रेजेंट टाइम का है. तो यहाँ पे एक्शन के समय का पता चला, तो यहाँ पे एक्शन की बात हुई है. और दूसरी तरफ क्या है, यहाँ पे स्टेट की बात हुई है कि यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय, तुम एक बुद्धिमान लड़के हो. तो यहाँ पे किसी भी एक्शन का जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है. यहाँ पे इस लड़के के स्टेट के बारे में बात हुई है कि वो लड़का जो है क्या हो रहा है, वो इंटेलिजेंट है. मतलब उसकी विशेषता को बता रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है. इस लड़के की अवस्था को बताया जा रहा है. तो यहाँ पे ये जो आर है ये क्या कर रहा है? स्टेट को बता रहा है. तो आपने एक बात समझा होगा, आपने एक बात समझी होगी यहाँ पे कि जो भी हो क्या होता है कि हमारा जो टेंस होता है वो वर्ब पे डिपेंड करता है. जैसे हमारा वर्ब होता है वो दो चीज़ों को बताता है. क्या कि हमारा जो वर्ब होता है वो एक्शन तो डिनोट करता ही है, इसके साथ साथ स्टेट को भी डिनोट करता है, ठीक है, इस तरीके से. तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा जो टेंस है, ठीक है, ये तीन पार्ट में कैटेगराइज्ड किया गया है, ठीक है. कौन कौन सा आपको पता है? काइंड्स ऑफ टेंसेस. काइंड्स ऑफ टेंस से पहला क्या होता है? प्रेजेंट टेंस होता है. दूसरा होता है पास्ट. और तीसरा होता है फ्यूचर. तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, ठीक है. तो ये तीन पार्ट में टेंस को क्या किया जाता है? कैटेगराइज किया जाता है. पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर टेंस, ठीक है. तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस को, और प्रेजेंट टेंस में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस को. प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस मतलब होता है वर्तमान काल, द प्रेजेंट टाइम, ठीक है. तो प्रेजेंट टेंस में जो पहला है वो है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है. सिंपल प्रेजेंट टेंस, सामान्य वर्तमान काल. अच्छा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हर एक टेंस में हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे, हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसके यूज के बारे में कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हमें कब करना है, ऐसा कौन सा एक्शन, ऐसा कौन सा इवेंट है जिसमें हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस को रखना है, ठीक है. तो आप लिखते भी जाएंगे, आप इसका चाहें तो नोट्स भी बनाते जाएंगे, ठीक है. तो यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट, यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो यूज़ ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस में पहला हो जाएगा कि इसका यूज़ जो होता है हम तब करते हैं जब व्हेन
an action when an action taking place at the present moment, मतलब कि वर्तमान समय में, ठीक वर्तमान समय में अगर कोई घटना घटी है तो बताया जाता है। जैसे अगर मान लो कि मैं कहता हूँ, अगर हम एग्जांपल लें, मैं कहता हूँ कि आई लिव इन बलिया, ठीक है, तो ये वर्तमान समय की बात है। उसके बाद से एक ले लेते हैं कि ही स्टडीज इन 10th क्लास, वो 10वीं कक्षा में पढ़ता है। तो ये सारी की सारी, ये जो दोनों के दोनों इवेंट हैं, ये क्या है, वर्तमान समय में बताए गए हैं। तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं या इस तरीके का जो इवेंट है, उसको हम लोग क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लेते हैं। इसका दूसरा जो यूज है, दूसरा यूज है कि जो एक परमानेंट ट्रूथ होता है, परमानेंट ट्रूथ होता है, परमानेंट ट्रूथ भी कहते हो, और या फिर इसको आप कहते हो यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसको हम कहते हैं चिरंतन सत्य। एक ऐसा सत्य जिसको आप किसी भी आर्ग्यूमेंट या फिर आप इसको किसी भी डिबेट के द्वारा आप इसको झुठला नहीं सकते, जो पूरे ब्रह्मांड में, जो पूरे विश्व में जिसको सत्य माना जाता है। जैसे हम कहते हैं क्या, इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे मैं कहता हूँ कि द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ये चिरंतन सत्य है, ये आपको पता है, ये पूरी दुनिया को ये बात पता है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ क्या करती है, मूव करती है, घूमती है, रिवॉल्व करती है, ठीक है। इसी तरीके से एक और ले लेते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि 2 and 2 मेक 4, मतलब 2 और 2 4 होते हैं। तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि 2 + 2 क्या होता है, 5 होता है, ऐसा कोई भी नहीं कह सकता। तो ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। तीसरा जो इसका यूज है, तीसरा यूज है कि जब आप डेली रूटीन या किसी हैबिट के बारे में बात करते हो, ठीक है, किसी भी पर्सन की हैबिट के बारे में बात करते हैं। जैसे हम कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति है, उसकी हैबिट है उठने की, जैसे मैं कहता हूँ कि राम गेट्स अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ कि राम जो है वो सुबह में क्या करता है, 6 बजे उठता है, मतलब कि उसकी 6 बजे उठने की आदत है। इन द मॉर्निंग को हटा देते हैं, यहाँ पे AM है, ये डिनोट कर देता है मॉर्निंग में, इसको हम कहते हैं डेली। तो राम जो है वो क्या करता है, डेली 6 बजे सुबह में उठता है। तो राम की ये हैबिट है, और राम को ये हैबिट एक दिन में नहीं लगी है, वो एवरीडे, वो डेली क्या है, 6 बजे ही उठता है। तो ये एक हैबिट की बात है। उसके बाद से और क्या हो जाएगा, दूसरा कि द हिंदूज बर्न देयर डेड, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या है कि द हिंदूज बर्न देयर डेड, जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, जो हिंदू रिलीजियन को मानने वाले हैं, वो क्या करते हैं, वो मृत शरीर को क्या करते हैं, जलाते हैं। तो ये एक हैबिट है, इसको हैबिट ना कह के ये हम कहेंगे कि ये एक कस्टम है। कस्टम का मतलब क्या होता है, रीति रिवाज। अगर कोई रीति रिवाज है, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लाते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि रीति रिवाज जो है वो एक दिन में बनाई नहीं जाती है। कोई भी ट्रेडिशन होता है, कोई भी परंपरा होती है, वो एक दिन में बनाई नहीं जाती है, ठीक है। वो सदियों से चली आती है, 100 साल 200 सालों से चली आती है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को, इस तरीके के वाक्यों को, इस तरीके के इवेंट को हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं, ठीक है।
उसके बाद से है कि अगर कोई इवेंट है, जैसे कोई इवेंट है, वो इवेंट जो है वो ठीक नियर फ्यूचर में होने वाला है जो कि फिक्स है। एन इवेंट दैट इज फिक्स्ड एंड occurs इन फ्यूचर। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि अगर कोई इवेंट है जो कि फिक्स है, और वो इवेंट फिक्स है और वो होने वाला कब है, ठीक फ्यूचर में, तो ऐसे इवेंट को हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर टेंस में न लिख के उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी लिखते हैं, ठीक है, जो डिनोट कर देता है, जो एक्सप्रेस कर देता है कि ये एक्शन फ्यूचर में होने वाला है। जैसे हम कहते हैं कि मनोहर कम्स नेक्स्ट मंडे। तो यहाँ पे मनोहर जो है वो प्रेजेंट टाइम में नहीं आ रहा है, वो आ रहा है कब, अगले मंडे को। तो आज के समय से अगले मंडे, अगले वीक का जो मंडे है वो तो फ्यूचर को ही डिनोट करता है, लेकिन ये इसका मनोहर का आने का जो एक्शन है वो क्या है, फिक्स है। तो ऐसा एक्शन जो क्या है फ्यूचर में फिक्स है कि होगा, तो ऐसे एक्शन को भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या करते हैं, रखते हैं, ठीक है, ये वाला हो गया। उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक और जो यूज है वो ये है कि जब हम क्लॉज पढ़ते हैं, ठीक है, क्लास 10th वालों को जब मैंने 9th में क्लॉज पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि एक कंडीशनल सेंटेंस जो होता है, कंडीशनल सेंटेंस में मैंने टाइप फर्स्ट पढ़ाया था, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। तो मैंने बताया था आपको कि फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में एक हमारा सेंटेंस होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। एक क्लॉज जो होता है वो होता है प्रिंसिपल क्लॉज, और एक जो होता है दूसरा जो होता है वो क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। अगर ये आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, सबऑर्डिनेट क्लॉज को ही हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। क्या कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज है। क्लास 10th वालों को पता होगा, क्लास 9th में मैंने आपको क्लॉज पढ़ाया था तो उस समय आपको बताया था मैंने कि फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में, ठीक है, मतलब कि सारे के सारे कंडीशनल सेंटेंस जितने भी होते हैं 4 होते हैं, जीरो कंडीशनल सेंटेंस, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस एंड फोर्थ कंडीशनल सेंटेंस। तो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस जो होता है, सारे कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं वो 2 क्लॉजेस से मिलके बनते हैं, तो उससे ज़्यादा से भी मिलके बने हो सकते हैं, लेकिन मेनली जो होता है एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और दूसरा जो होता है एक सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज जो होता है वो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में एज अ प्रिंसिपल क्लॉज यूज किया जाता है। जैसे अगर आपको याद होगा, मैं अगर कहता हूं कि इफ यू कम आई विल गो विथ यू। तो क्या बताया था मैंने कि कंडीशनल सेंटेंस में, वो भी पहले फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होता है उसका जो फॉर्मेशन होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि इफ़ यू कम, तो यहाँ पे हमारा जो कम है ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अभी मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में जब डिस्कस करूँगा तो ये चीज़ आपको पता चल जाएगी। तो यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। कैसे मुझे पता, ये हम कैसे पता करेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो हम इसके वर्ब के फॉर्मेशन से ही पता कर लेंगे। वर्ब का यहाँ पे जो फॉर्मेशन है वो क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा ही क्या होता है, प्लूरल फॉर्म होता है। क्या होता है, प्लूरल फॉर्म होता है। और प्लूरल फॉर्म, वर्ब का प्लूरल फॉर्म और वर्ब का सिंगुलर फॉर्म हमेशा बस सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज किया जाता है। तो ये आपका जो है, ये आपका 5 यूजेस है जो मैंने आपको बताया, A B
ठीक है। पहला जो है कि कोई एक्शन जब प्रेजेंट मोमेंट में टेकिंग प्लेस हो, जब हो। दूसरा है परमानेंट ट्रूथ के बारे में। तीसरा है किसी हैबिट के बारे में। तीसरा है किसी हैबिट के बारे में या कस्टम के बारे में, रीति रिवाज, किसी ट्रेडिशन, किसी परंपरा के बारे में बात हो। उसके बाद डी जो होता है कि कोई एक्शन जो है वो ठीक है फ्यूचर में होने वाला है, लेकिन क्या है वो एक्शन अगर फिक्स है और वो पक्का क्या है फ्यूचर में होने ही वाला है, तो ऐसे एक्शन को हम फ्यूचर टेंस में, सिंपल फ्यूचर टेंस में न लिख के उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो हमारा छठा जो यूज, जो फिफ्थ यूज है कंडीशनल सेंटेंस में, तो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं कितने, 4। ठीक है। तो पहला होता है जीरो कंडीशनल सेंटेंस, उसके बाद फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, फोर्थ कंडीशनल सेंटेंस। तो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होता है, जो प्रधान उपवाक्य होता है, प्रिंसिपल क्लॉज होता है, वो हमेशा क्या होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है। और उसका जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है, ठीक है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज किया जाता है। ठीक है। तो ये तो अभी तक हमने पढ़ा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किन किन सिचुएशंस में आपको करना है, ऐसा कौन सा इवेंट होगा, ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनेंगी जब आप क्या करोगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करोगे। अब हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के फॉर्मेशन के बारे में, और मैं चाहूँगा कि आप इस सेशन को बिल्कुल अच्छे से ध्यान से आप अटेंड करोगे, इस पूरे वीडियो क्लास को, स्पेशली इस फॉर्मेशन को। तो चलिए हम इसके फॉर्मेशन को देखते हैं। ठीक है। तो हम देखते हैं फॉर्मेशन। अच्छा, फॉर्मेशन से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आप ये चीज़ हमेशा याद रखना, जो मैं हमेशा आपको क्लास 9th में भी बताया था, क्लास 10th वालों को, कि यदि आपके सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है अगर वो सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है, अगर आपके सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है अगर वो सिंगुलर सब्जेक्ट रहा, ठीक, तो उसके साथ आप क्या करोगे, जो वर्ब अप्लाई करोगे वो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही होगा। कुछ एक्सेप्शंस है, ठीक है, उन एक्सेप्शंस को मैं साथ में लेके चलूँगा। ठीक है। जैसे आप आई को लेते हो तो आई जो है वो क्या है, आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन उसके साथ क्या होता है, प्लूरल वर्ब यूज होता है। उसके बाद अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट रहा तो उसके साथ आप यूज करोगे किसको, प्लूरल वर्ब को। हाँ, ये हो गया। इस चीज़ को आप याद रखना। ठीक है। और ये जब हम सिंटेक्स पढ़ेंगे ना, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड पढ़ेंगे, तो उसमें ये चीज़ आपको मिलेगी। ठीक है। तो ये आप एक रूल हमेशा याद रखोगे, अपने माइंड में रखोगे, जो आपके काम को आसान बना देगा। फॉर्मेशन से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग सबसे पहले जो सेंटेंस का टाइप है वो पढ़ेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब कि जो साधारण वाक्य है। साधारण वाक्य कहने का मतलब है कि कथनात्मक वाक्य, वो बात जो बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा सीधा एक कथन कहा गया है। जैसे यहाँ पे लिखा ही भी गया है अफर्म। अफर्म का मतलब होता है दृढ़ता से कही गई कोई बात, कोई कथन। ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होगा बच्चे, वो हो जाएगा फॉर्मेशन। फॉर्मेशन में सबसे पहले आपको क्या रखना है, आपको रखना है सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट के बाद आपको रखना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को, या फिर आपको रखना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस को रखना है। उसके बाद से आपको रखना है ऑब्जेक्ट को। ठीक, ऑब्जेक्ट के बाद आपको रखना है अदर्स। अदर्स कहने का मतलब ये कोई फालतू चीज़ नहीं है जो मैंने अदर्स कह दिया, या आप ऐसा कुछ समझ लो। अदर्स का मतलब ये है कि ये किसी भी तरीके का फ्रेज हो सकता है, कोई उपवाक्य हो सकता है। ठीक है, उपवाक्य कह रहा हूँ, वाक्यांश हो सकता है। ठीक है, फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश, मतलब कि वाक्य का कोई अंश, एक छोटा सा टुकड़ा। और फ्रेज अगर आपको पता है तो ये क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड। ठीक है, ये क्या होता है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं विच डू नॉट हैव कंप्लीट सेंस, जिनका अपने आप में पूरा का पूरा मतलब कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। तो ये फ्रेज कौन कौन सा हो सकता है, ये भी मैंने आपको डिटेल्ड में बताया था। ये हो सकता है एडजेक्टिवल फ्रेज हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है, और एडवर्बियल फ्रेज हो सकता है। ये 3 तरह के फ्रेज जो हैं ये हो सकते हैं। ठीक है।
तो आइए हम लोग मेन टॉपिक पे चलते हैं। ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस टाइप का जो फॉर्मेशन है वो ये है। सबसे पहले आप रखेंगे सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के बाद आपको रखना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को, और वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो होता है प्लूरल फॉर्म, जो बिल्कुल बेसिक फॉर्म होता है, प्लूरल फॉर्म। ठीक, और ये वाला जो आप देख रहे हैं कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा हुआ है, ये वाला फॉर्मेशन जो होता है वर्ब का, ये जो वर्ब का फॉर्म होता है इसी को हम लोग कहते हैं सिंगुलर फॉर्म। क्या कहते हैं इसको? सिंगुलर फॉर्म। ये दो चीज़ें हम पूरे टेंस में इसमें यूज करने वाले हैं। तो प्लूरल फॉर्म कहने का मतलब क्या है? जैसे मैं कहता हूँ गो, तो गो जो है ये वर्ब का क्या है? ये जो गो वर्ब है ये बिल्कुल अपने बेसिक फॉर्म में है, और इसी गो के साथ जब हम क्या करते हैं ईएस जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, इसके साथ हमने ईएस लगाया तो ये हमारा बन गया कौन सा फॉर्म? ये बन गया सिंगुलर फॉर्म। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो इस पे एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे मैं कहता हूँ ही रीड्स न्यूज़पेपर, ही रीड्स न्यूज़पेपर, वह अखबार, वह समाचार पत्र पढ़ता है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जैसे मैं एक ले लेता हूँ इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे अगर फॉर्मेशन के साथ आप इसको टैली करो तो पता चल जाएगा हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? ही। सब्जेक्ट आपको पता है कौन है? सब्जेक्ट इज द पर्सन, सब्जेक्ट इज द नाउन और प्रोनाउन हु परफॉर्म द एक्शन। ठीक है, जो क्या करता है? किसी कार्य को करता है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं कर्ता। इतना आपको पता ही है। सब्जेक्ट हमारा ही हो गया, यहाँ पे हमारा यहाँ जो वर्ब है वो कौन हो गया? रीड्स हो गया हमारा क्या? वर्ब हो गया, और ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। वर्ब के फिफ्थ फॉर्म को ही हम लोग कहते हैं सिंगुलर फॉर्म। उसके बाद से हमारा न्यूज़पेपर जो हो गया, ये क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और ये वाला जो है इन द मॉर्निंग, यही वाला हमारा अदर है। अदर मतलब कि ये हमारा फ्रेज है। चलो आप अपने मन में सोच के बताओ कि ये फ्रेज तो है, लेकिन ये कौन सा फ्रेज है? क्या ये एडजेक्टिवल फ्रेज है, या नाउन फ्रेज है, या फिर ये क्या है? एडवर्बियल फ्रेज है? क्या बता सकते हैं? तो ये है हमारा एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है, एडवर्बियल फ्रेज है। एडवर्बियल फ्रेज कैसे है ये? जैसे एडवर्ब जो होता है वो क्या करता है? किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है। तो अगर एक वर्ड जो होगा वो क्या करेगा? किसी वर्ब को क्वालिफाई करेगा, तब तो वो एडवर्ब है। लेकिन एक से ज़्यादा मतलब कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या करें? किसी वर्ब को क्वालिफाई करें तो वो क्या बन जाता है? पूरा का पूरा एडवर्बियल फ्रेज हो जाता है। ठीक है, और मैंने फ्रेज आपको बताया है, अभी अभी बताया कि फ्रेज जो होता है ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, लेकिन इसका अपने आप में पूरा का पूरा मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है। अगर मैं ही रीड्स न्यूज़पेपर को हटा के बस इन द मॉर्निंग लिखूं तो इन द मॉर्निंग से पूरा का पूरा हमको क्या है? कोई कंप्लीट सेंस नहीं आता। जैसे मैं कहता हूँ इन द मॉर्निंग मतलब क्या? सुबह में, तो सुबह में क्या? इससे हमें कुछ पता नहीं चलता। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये क्या करता है? हमारे रीड्स को क्वालिफाई करता है कि जो बंदा है, जो भी व्यक्ति है, ही जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ता है। न्यूज़पेपर वो कब पढ़ता है? सुबह में पढ़ता है। मतलब कि ये रीड्स को क्या कर रहा है? इन द मॉर्निंग जो है ये रीड्स को क्या करता है? क्वालिफाई करता है। रीड्स को क्या करता है? क्वालिफाई करता है। दैट्स वाई इन द मॉर्निंग इज एडवर्बियल फ्रेज, बिकॉज इट क्वालिफाइज द वर्ब रीड्स। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया आपका। अब जैसे एक एक्सेप्शन मैं बता रहा था, जैसे आई है। आई एक स्पेशल सब्जेक्ट है। आई जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन ये क्या करता है? इसके साथ क्या है? यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्लूरल वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ कि आई लाइक टू वॉच हॉलीवुड ड्रामा। मैं क्या कह रहा हूँ कि आई लाइक टू वॉच हॉलीवुड ड्रामा। ठीक है, ड्रामास मैं पसंद करता हूँ देखना। ठीक है, क्या देखना पसंद करता हूँ मैं? हॉलीवुड
ड्रामा देखना पसंद करता हूँ। ये हमारा लाइक है। तो यहाँ पे ये जो लाइक है ये क्या है, अपने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में है, जबकि मैंने अभी अभी आपको ऊपर बताया था कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब होगा। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है, ये एक अपवाद है जहाँ पे ये नियम क्या हो रहा है, लागू नहीं हो रहा है। तो इसको आपको ध्यान रखना है और ये आपको पता भी होगा। तो आई भले ही सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पे, लेकिन हमने यहाँ पे जो वर्ब यूज किया है वो हमने कैसा वर्ब यूज किया है, प्लूरल वर्ब यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक एक्सेप्शन है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए आप एक इस वीडियो को, जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, ठीक है, और मुझे पता है सारे लोग वीडियो को देखते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि सारे लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, सारे लोगों को मतलब इन सब चीज़ों के बारे में पता है, लेकिन फिर भी जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो मुझे एक जवाब बताएंगे कि आई लाइक टू वॉच हॉलीवुड ड्रामाज, और क्लास 10th वालों को मैंने ये चीज़ बताई है। आप ये बताएंगे यहाँ पे टू वॉच क्या है और हॉलीवुड ड्रामास क्या है, ये दोनों चीज़ मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, या क्लास में, ठीक है, कल आप लोग मुझे बताइएगा, अगले दिन बताइएगा, या कमेंट करके आप मुझे बताओगे। ठीक है, कि ये दोनों क्या है, ये वर्ब है, तो ये दोनों क्या है, टू वॉच और हॉलीवुड ड्रामास क्या है। ठीक है, ये चीज़ आपको मुझे बताना है, और क्लास 10th वालों को मैंने इसके बारे में बिल्कुल अच्छे से क्लास 9th में क्लियर किया था। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, आई होप ये आप लोगों ने समझा होगा। ठीक, उसके बाद से हम लोग बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, मतलब ऐसा वाक्य जिसमें क्या होगा, जहाँ पे नेगेशन यूज किया जाता है, जहाँ पे नकारात्मकता यूज किया जाता है। और नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में मतलब कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो नेगेटिव टाइप सेंटेंस है, उसमें हम लोग कौन से वर्ड को नेगेशन शो करने के लिए यूज करते हैं, टू show negation in simple present tense we use do not and does not। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं कि नेगेटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस में नेगेशन शो करने के लिए, नेगेशन का मतलब होता है नकारात्मकता। नकारात्मकता शो करने के लिए हम लोग दो वर्ब को लेते हैं, डू नॉट को लेते हैं और डज नॉट को लेते हैं। और एक बात आप पता होनी चाहिए आपको कि ये जो डू नॉट है और जो डज नॉट है, बोथ दीज वर्ब्स आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब। ये दोनों के दोनों जो है डू नॉट और डज नॉट जो है ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किए जाते हैं, और ये शो करता है नेगेशन को। किसको शो करता है, नेगेशन को, मतलब कि ये शो करता है नकारात्मकता को। ठीक है, यहाँ तक। और इस टेंस में आप समझेंगे, ये नेगेटिव सेंटेंस में थोड़ा सा आप ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप याद रखना कि आपको डू नॉट कब यूज करना है। डू नॉट आपको यूज करना है जब आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर, सॉरी आई एम रियली सॉरी, आपको डज नॉट का यूज करना है जब आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हो। डू नॉट का आप यूज करोगे जब आपके सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, इफ द सेंटेंस ऑफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन यू हैव टू यूज डज नॉट to show negation in that sentence, and if your subject is plural in that sentence, so you will use do not to show negation in that sentence। ठीक है, तो अगर सेंटेंस आपके जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है, तो आप डज नॉट का यूज करना। ठीक है, और अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो आप यूज करना किसको, डू नॉट को। ठीक है,
तो पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने कहा कि हर्ष एंड सुधांशु do not study या डू नॉट रीड ले लेते हैं, डू नॉट रीड मैगजीन मतलब समाचार पत्र, पत्रिका जो आती है उसको कहते हैं। तो जैसे हमने क्या किया यहाँ पे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया है समझाने के लिए आपको। तो मैंने लिखा है कि हर्ष एंड सुधांशु डू नॉट रीड मैगजीन। ठीक है, मतलब क्या है कि जो हर्ष है और जो सुधांशु है, तो यहाँ पे दो लड़के हैं, हर्ष है और सुधांशु है, और यहाँ पे काम क्या किया जा रहा है, यहाँ पे एक्शन क्या किया जा रहा है, पढ़ने का। और इस पढ़ने का एक्शन किसके द्वारा किया जा रहा है, दो लोगों के द्वारा। तो दो लोगों के द्वारा कोई एक्शन किया जा रहा है, इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट जो है वो कैसा सब्जेक्ट है, वो है प्लूरल सब्जेक्ट है। हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो ऊपर मैंने अभी आपको बताया कि हमको क्या करना है, नेगेशन शो करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में, उस सेंटेंस में नेगेशन शो करने के लिए हमने यूज क्या करना है, डू नॉट को लेना है। तो हमने क्या ले लिया, डू नॉट को ले लिया। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, डू नॉट को ले लिया है। ठीक है, इसी तरीके से एक और ले लेते हैं सेंटेंस। एक और ले लेते हैं। ठीक है, आप बताना, आप अपने मन में सोच के बताना, क्योंकि आप मुझे फ्रंट पे, आप मुझे बिल्कुल सामने तो इसका जवाब नहीं दे सकते। मैंने लिखा है कि ईच ऑफ द स्टूडेंट डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट, मतलब कि डज नॉट। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट, डज नॉट कैरी नोटबुक। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है, ये आपको बताना है कि डू नॉट होगा या डज नॉट होगा। बस मैं 10 सेकेंड का समय देता हूँ। ठीक है, तब तक मैं क्वेश्चन बताता हूँ क्या है कि ईच ऑफ द स्टूडेंट डू नॉट, डज नॉट कैरी नोटबुक, मतलब कि विद्यार्थियों में से प्रत्येक विद्यार्थी जो है वो क्या करता है, नोटबुक नहीं लाता है। ठीक है, तो आप बताओ यहाँ पे क्या होगा, डू नॉट होगा या डज नॉट होगा। बहुत सारे बच्चे ये भी कहेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, डू नॉट होगा, बहुत सारे ये कहेंगे कि डज नॉट होगा। तो कोई ना कोई तो सही होगा, हाँ या ना। डू नॉट सही हो सकता है या डज नॉट सही होगा, लेकिन आपका आंसर लॉजिकल होना चाहिए। और वो लॉजिकल आंसर आप कैसे दे सकते हो, तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि ईच ऑफ द स्टूडेंट, ये पूरा का पूरा हमारा जो है, ये हमारा क्या है, सब्जेक्टिव पार्ट है। तो इस पूरे के पूरे सब्जेक्टिव पार्ट में हमारा क्या है, पूरे के पूरे इस सब्जेक्टिव पार्ट में हमारा क्या है, हमको यहाँ पे देखना है कि स्टूडेंट्स तो लिखा गया है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट एक्चुअली है कौन, ईच है। और ईच जो होता है वो हर एक के बारे में बताता है, तो ये हमारा हो गया सिंगुलर। तो इसके साथ हमने यूज करना है किसको, डज नॉट को यूज करना है। ये आपको क्लियर है, ये आपको पता चल गया ना, इस तरीके से आपको करना है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, उसके बाद से हम लोग, अच्छा एक बात और, जो हमारा वर्ब जो हम यूज करते आ रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस में, या इससे पहले मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में भी बताया कि आपको क्या करना है, ये बात हमेशा याद रखनी है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब के लिए। ठीक है, और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब के लिए। इस चीज़ को आपको हमेशा याद रखना है कि इसको यूज कैसे करना है। ठीक है, तो इसके बारे में एक बार मैं आपको फिर से बता दूं। ठीक है, इसके बारे में एक बार मैं आपको फिर से बता दूं। क्या, देखिए, जो हमारा वर्ब है, वर्ब का जो फॉर्म आप पढ़ते हो, तो आप वर्ब के बेसिकली वी स्टडी 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। ठीक है,
हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं किसने, 3 फॉर्म के बारे में, वर्ब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये जो पहला वाला वर्ब का फॉर्म है इसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है। दूसरा जो है उसको हम लोग कहते हैं पास्ट फॉर्म। तीसरा जो होता है इसको हम लोग कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। और फोर्थ जो होता है इसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और फिफ्थ जो होता है, फिफ्थ वाले को हम लोग कहते हैं सिंगुलर फॉर्म। जैसे मैंने अभी बताया सिंगुलर फॉर्म बनता कैसे है, तो सिंगुलर फॉर्म बनता है जब हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या करते हैं, एस या एस को ऐड करते हैं। और वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो हमारा प्लूरल फॉर्म कहा जाता है। इसी को हम लोग बेसिक फॉर्म कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लूरल फॉर्म कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लूरल फॉर्म कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग प्लूरल फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो आप ये बात हमेशा याद रखना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने बस 2 वर्ब के फॉर्म्स को ही यूज करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और जो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है ये वाला। यही 2 वर्ब के फॉर्म है जो हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करना है, ठीक है। ये चीज़ हो गया, इसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हो गया, ओके। हाँ, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैं बताना भूल गया, जो मैं बता रहा हूँ आपको। आप एक बात याद रखना कि बहुत बार क्या होता है कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है, हमारा सब्जेक्ट जो होता है बहुत बार क्या होता है, एक सिंगल वर्ड का होता है, ठीक है ना। क्या होता है, सिंगल वर्ड का होता है, जिसमें हम आसानी से उसको देख के पहचान जाते हैं कि ये तो सिंगल वर्ड में है, यही हमारा सब्जेक्ट है। जैसे ही हो गया, सी हो गया, कोई प्रोनाउन, सिंगल वर्ड का कोई प्रोनाउन हो गया, कोई भी एक नाउन हो गया जो सिंगल वर्ड में है, तो इस तरीके से तो हम पहचान लेते हैं। लेकिन अगर हमारा जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, अगर वो पूरा का पूरा एक ग्रुप ऑफ वर्ड हो, वो 4, 5 या 6 या 10 शब्दों से मिल के बना हो, उस सिचुएशन में हम क्या होते हैं, सब्जेक्ट को ढूंढना हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। और जब हमारे लिए सब्जेक्ट को ढूंढना ही प्रॉब्लम हो जाएगा तो वी आर नॉट सो मच एबल टू यूज द राइट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर हमको सब्जेक्ट ही नहीं पता है सही तरीके से तो हम क्या करेंगे, वर्ब का भी यूज गलत कर देंगे, ठीक है। क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार ही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट के अनुसार ही हमारे वर्ब का यूज किया जाता है, न कि वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट का यूज किया जाता है। ये बात याद रखना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना होता है, वर्ब को यूज करना होता है, न कि वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। इसको आप देख लोगे एक बार। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि नॉर्म्स मतलब कायदा कानून, नियम, नॉर्म्स ऑफ द community, norms of the community made by the new elected secretary creates problems for few persons in the कम्युनिटी। जैसे मैंने ये एक सेंटेंस लिखा है, ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस है कि नॉर्म्स ऑफ द कम्युनिटी मेड बाय
द न्यू इलेक्टेड सेक्रेटरी क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर फ्यू पर्सन्स इन द कम्युनिटी। मतलब कि क्या किया गया है, वो नॉर्म्स जो कम्युनिटी में बनाया गया है किसके द्वारा, नए चुने गए सचिव के द्वारा। वो क्या कर रहा है, वो जो नॉर्म्स बनाया गया है सेक्रेटरी के द्वारा, जिसको अभी अभी चुना गया है, नया बनाया गया है, वो कम्युनिटी के कुछ लोगों के लिए क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अगर आप देखें तो हमारा ये नॉर्म्स ऑफ द कम्युनिटी मेड बाय द न्यू इलेक्टेड सेक्रेटरी, ये पूरा का पूरा ही हमारा सब्जेक्टिव पार्ट है। क्या है, सब्जेक्टिव पार्ट है, नॉट सब्जेक्ट। ये पूरा का पूरा सब्जेक्टिव पार्ट है। उसके बाद से यहाँ से वर्ब से लेके पूरा कम्युनिटी तक ये हमारा प्रेडिकेटिव पार्ट है, और प्रेडिकेटिव पार्ट में ही हमारे वर्ब का क्या होता है, वर्ब को यूज किया जाता है। तो अब आप बताओ कि आप यहाँ पे क्रिएट लोगे या फिर क्रिएट्स लोगे। ठीक है, आप यहाँ पे क्रिएट लोगे या क्रिएट्स लोगे, क्योंकि अगर क्रिएट ले रहे हो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज कर रहे हो, मतलब कि आप प्लूरल वर्ब को यूज कर रहे हो। और क्रिएट्स अगर यूज कर रहे हो इसका मतलब आप सिंगुलर वर्ब को यूज कर रहे हो। तो इन दोनों में से तो आप कोई एक ही लोगे ना। तो ये आप एक कैसे डिसाइड कर सकते हो, ये आप सब्जेक्ट जब तक नहीं ढूंढोगे तब तक आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप बताओ कौन सा सब्जेक्ट है, क्या न्यू इलेक्टेड सेक्रेटरी है या कम्युनिटी है, क्या है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है किसके द्वारा क्रिएट की जा रही है, क्या न्यू इलेक्टेड सेक्रेटरी के द्वारा हो रही है प्रॉब्लम। क्या सेक्रेटरी प्रॉब्लम क्या करता है, सबको परेशान करता है, नहीं। सेक्रेटरी के द्वारा बनाया गया जो नियम है, नॉर्म्स हैं, जो नियमें हैं, ठीक है, जो नियमें हैं, और ये नियम जो है ये क्या है, प्लूरल में है, एस लगा हुआ है। तो अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमारा वर्ब कौन सा होगा, प्लूरल। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरा बताने का बस पर्पज़ यही था कि बहुत बार हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, एक से ज़्यादा वर्ड के हो जाते हैं। देखिए यहीं पे हमारा जो सब्जेक्टिव पार्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरे 10 वर्ड का एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जो हमारे सब्जेक्टिव पार्ट को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, फॉर्म्ड कर रहा है। लेकिन इसमें से चाहे हमारा सब्जेक्टिव पार्ट कितना ही लंबा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसमें से बस एक ही ऐसा शब्द होगा, एक ही ऐसा वर्ड होगा जो हमारा मेन क्या होता है, सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है। और ऐसे सब्जेक्टिव पार्ट में हमारा जो सब्जेक्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं मेन वर्ड, या फिर इसको कहते हैं हेड वर्ड, मुख्य या प्रधान शब्द। और यही इसी के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब का चुनाव किया जाता है। ठीक है, ये हो गया, ये बस आज के लिए इतना ही। उसके बाद से कल हम लोग डिस्कस करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। उसके बाद से हम लोग दूसरे टेंस में जंप करेंगे, जंप क्या करेंगे, मूव करेंगे, और वो होगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, एक बार में ना समझ में आए तो इसको आप दोबारा देखना। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि कोई ना कोई कन्फ्यूजन आप ज़रूर अपने मन में क्रिएट करें। ठीक है, वैसे मैं होप करता हूं कि कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इस वीडियो लेक्चर को बहुत ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।